दगड़ियों, कैसे हो? अभी सब उलझे हो गए इज़राइल पर या फिर हिंदू मुसलमान पर। मैं आज बागेश्वर को लेकर थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूँ। और ये जो बागेश्वर पर केंद्रित बातचीत है, इसको आप चाहें तो संख्या विभाग की डायरी खोलकर पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक जिले के साथ जोड़ सकते हैं। बागेश्वर जनपद का जो संख्या विभाग के अनुसार प्रतिवेदित क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, वो है 2,09,702 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर में दे रखा है इन्होंने। इसका 10% भाग जो है वो जो बनता है आपका करीब 21,114 हेक्टेयर। 2,09,000 का 21,100 जो है करीब 10% बनता है। तो बागेश्वर का जो कुल भूभाग है, कुल उसका सिर्फ 10% भूभाग ही ऐसा है जिसको हम सकल मतलब पूरी तरीके से बोया हुआ, जिसमें जोत चलती है, अनाज उगाया जाता है, वो भूभाग है। हाँ, इसमें भी बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आपके पास होंगे, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश आज भी हैं और सरकारों ने सिर्फ हमारी ज़मीन को लेकर एक कानून बनाया था और हम सड़कों पर उतर गए थे और सरकार को कानून वापस लेने के लिए विवश कर दिया था। तभी मैं आज ये विषय उठा रहा हूँ कि हमारे पास जो नाप भूमि है, जो हम लोगों के नाम पर है, वही एक प्रकार से बोया हुआ क्षेत्रफल भी है। इनमें थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन वही एक प्रकार से है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टोटल भूभाग हमारा है उसका सिर्फ 10% ही कृषि क्षेत्र है, जिसमें हम फसल उगाते हैं। ये स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अगर हम इसमें वनों का क्षेत्रफल देखें, जो किसी ना किसी रूप में, वन पंचायत के रूप में भी, सिविल वन के रूप में भी वन विभाग के ही नज़दीक दिखता है, वो 50% से ज़्यादा है। बाकी ऊसर होता है, खेती के अयोग्य होता है, पड़ती भूमि कहते हैं, आदि 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 होती हैं, उस पर फिर बात करेंगे। चारागाह इत्यादि भी होते हैं, उस पर फिर बातचीत करेंगे। लेकिन आज मैं जो बातचीत करने आया हूँ, ना तो ज़मीन के आंकड़ों के विषय में करने आया हूँ और ना ही वनों के प्रतिशत का अधिक होने पर आया हूँ। आज मैं सिर्फ इतना सा बात करने के लिए आया हूँ कि सरकारें कहती हैं कि हम पलायन रोकेंगे, और उद्योग के क्षेत्र से तो पलायन रुकेगा नहीं, निश्चित रूप से नहीं रुकेगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में आपकी बहुत ज़्यादा जो औद्योगिक संभावनाएं हैं वो नहीं हैं। पलायन अगर पहाड़ में रुक सकता है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कृषि। अगर आप पहले, जो हम जब बच्चे थे, हमारी बात तो हटा दिया गया था, वो घाघ करके कवि होते थे, उनकी कविताएं बिल्कुल हमारे कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर की कविताएं होती थी, बैलों पर, गायों पर। तो उन्होंने, उनकी कविता की लाइनें हैं, उत्तम खेती मध्यम वान, निखित चाकरी भीख निदान। तो घाघ ने जो उत्तम कहा था वो कृषि को कहा था। उत्तम खेती मध्यम वान, खेती के बाद फिर उसने व्यवसाय को कहा था। निखित चाकरी, जो रोजगार में नौकरी को हम सबसे ऊपर मानते हैं, उसको निखित कहा गया था, निखित चाकरी भीख निदान। तो आज की स्थिति में अगर हम फिर एक अच्छे उत्तराखंड की बात कहें, एक संपन्न उत्तराखंड की, जिसमें पलायन ना हो, तो हमें घाघ की इसी पंक्ति को अपना पॉलिसी के केंद्र में इसी पंक्ति को लाना होगा, उत्तम खेती मध्यम वान, निखित चाकरी भीख निदान। लेकिन ये कैसे संभव है? मैं थोड़े से आंकड़े आपके पास रखूं। बागेश्वर जनपद में एक कृषि विभाग होता है, और अक्सर बड़ा टेक्निकली बहुत तेज होती हैं सरकारें, तो उन्होंने क्या कर रखा है, कृषि अधिकारी जो होता है वही आपका भूमि संरक्षण अधिकारी भी हो जाता है। कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, इनके ऊपर एक बड़ा साहब बैठा दिया जाता है, जिसको हम CAO कहते हैं, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो बागेश्वर जो हमारा जिला है, उसमें भले ही कृषि क्षेत्र बहुत कम है, प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 10% है, लेकिन
जो हमारा तामझाम, कृषि विभाग का जो तामझाम है वो तो 10% वाले से भी बहुत कम प्रतिशत में है। मसलन मैं आपको आंकड़े बताऊं, बागेश्वर जनपद में जो ज़मीनी कार्यकर्ता होना चाहिए, फील्ड का कर्मचारी, विभिन्न पद होते हैं इसमें, फील्ड के कर्मचारी, उनके पद स्वीकृत हैं 41 पूरे जनपद के लिए। 3 विकास खंड है हमारे, कपकोट हो गया, गरुड़ हो गया और बागेश्वर हो गया। उसमें 41 जो स्वीकृत पद हैं जिनको हम फील्ड वर्कर कहते हैं, उसके सापेक्ष सिर्फ 9 पद हमारे पास हैं जो हमारे गांव में काम कर रहे हैं। यानी 3 विकास खंडों में 9 कर्मचारी, यानी प्रति विकास खंड 3 कर्मचारी। 41 के सापेक्ष बता रहा हूँ मैं आपको। कार्यालय के अंदर भी कर्मचारी होते हैं, कृषि विभाग का ही है, 5 होने चाहिए, 1 कर्मचारी। 5 अच्छा, भूलैब, जो भूमि एक लेबोरेटरी होती है, उसमें 3 कर्मचारी होते हैं इंचार्ज सहित, वो 1 है। और CAO का पद लंबे समय से खाली पड़ा है। जिले में जो भूमि संरक्षण और कृषि अधिकारी का पद है वही CAO को पद को देखे हुए हैं। अब कृषि विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इस महत्वपूर्ण विभाग में बहुत से काम होते हैं। मसलन कि माना किसी क्षेत्र में फसल अच्छी नहीं हुई तो कृषि विभाग ही बताएगा सरकार को, साहब इस बार हमारे यहाँ फसल अच्छी नहीं हुई है, लिहाजा राशन की दुकानों में अधिक राशन आप भेज दें ताकि लोग भूख से ना मरें। दूसरा, खेतों में कोई बीमारी लग जाती है तो कृषि विभाग ही बताएगा सरकार को, साहब खेत में फलानी बीमारी लग गई है, आप इसका इलाज करा दें। वैसे कृषि विभाग का ही काम होता है ये बताना कि हम कितना कीटनाशक डालें, कितना ना डालें, जैविक खेती क्या करें, अजैविक खेती को किस प्रकार करें, बहुत से काम कृषि विभाग के होते हैं। लेकिन जब 41 के सापेक्ष गांव के लिए जो कर्मचारी हैं, 41 के सापेक्ष अगर सिर्फ 9 ही कर्मचारी हमारे पास हैं तो बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति में हम एक अच्छी कृषि व्यवस्था की उम्मीद तो नहीं कर सकते। अभी आपको आश्चर्य होगा कि जब हम कृषि की बात करते हैं, जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पशुपालन उसका एक अभिन्न अंग है, विभाग को आपने वन विभाग के कब्जे में अभी ये 1,10,160 हेक्टेयर बताते हैं। अगर वन पंचायतें और सिविल भूमि सब देख लिया जाए तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इस 1,00,000 हेक्टेयर में से 1,10,000 हेक्टेयर में से कम से कम 25 से 30 हेक्टेयर तो चारागाह के लिए गाँवों को सौंपा जाना चाहिए कि आप इसमें अपना चारागाह चलाइए, वन विभाग का इसमें हस्तक्षेप आपके लिए नहीं होगा। निश्चित जानो जिस दिन ये स्थिति हो जाएगी उस दिन हम बहुत मजबूत एग्रीकल्चर सेक्टर होंगे। और मैंने कहा ना, उत्तम खेती, मध्यम बान, लिखित चाकरी, भीख निदान। आज भी जिन परिवारों के पास पर्याप्त जमीन है वो कहीं नहीं गए नौकरी करने के लिए, वो जाते भी हैं, थोड़ा सा अर्निंग के हिसाब से जाते हैं, फिर 2-3 महीने में लौट के आ जाते हैं, सचल हैं वो। तो मित्रों, बात यहीं समाप्त करूँगा और मैं सिर्फ इसलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि ये सब संभव है अगर राजनीति आपके हिसाब से है। यदि राजनीति कंपनियों के हिसाब से है, अंबानियों, अडानियों, टाटाओं, बिरलाओं, दालमियाओं के हिसाब से है, तो निश्चित मानो आप कहीं खड़े नहीं हैं। फिर मिलता हूँ।